वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे एक बार चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लास्ट तक जरूर देखेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से हो जाए। हमारा जो आज का चैप्टर रहने वाला है, इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पेशली मिड टर्म के एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, हम उन सारी चीजों को भी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक एक बार फिर से जरूर देखेंगे। चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी तो हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाएँगे, ठीक है? देखो, पहला टॉपिक हमारा जो आज की इस वीडियो में रहने वाला है वो है हमारा विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन। तो स्पेशली आज सबसे पहले हम उन संगठन के बारे में बात करेंगे, जो संगठन विकलांग व्यक्ति या विकलांग बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जो उनको खेल में बढ़ावा देने के लिए मतलब कुछ ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को निकालते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे विशेष ओलंपिक के बारे में। साथ ही साथ उसके बाद हम पैरालंपिक और डेफलिम्पिक को भी इसके अंदर कवर करेंगे। ये कुछ ऐसे संगठन है जो विकलांग के जो खेल होते हैं, उनके लिए जो खेल ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का जो देख-रेख है, उन सारी चीज़ों के बारे में देख-रेख यही सारे संगठन करते हैं, तो इसको हमें जानना है। उसके बाद हम खेलों में वर्गीकरण को जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? मतलब क्लासिफिकेशन स्पेशली विकलांग बच्चों के लिए, जो विकलांग खिलाड़ी है, जो विकलांग हमारे प्लेयर है, उन सब के बीच जो क्लासिफिकेशन है, वो क्यों ज़रूरी होता है? क्यों रखा गया है क्लासिफिकेशन, और विभाजन भी बहुत, इसकी अवधारणा हम इनको भी जानने वाले हैं। उसके बाद हम खेलों में समावेशन की प्रक्रिया को देखेंगे। समावेशन की प्रक्रिया क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्यों आवश्यकता पड़ती है? इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। साथ ही साथ हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ, यानी कि विशेष आवश्यकता सीडब्ल्यूएसएन वाले बच्चों की हम बात कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती है, जो शारीरिक गतिविधियां इनको कराई जाती है, उनके क्या-क्या इनको लाभ होते हैं, तो हम उसको भी एक बार यहाँ पर जानने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि इन इन बच्चों के लिए इनको फिजिकल एक्टिविटी के जो लाभ होते हैं, इनको यह लाभ किस तरीके से दिया जाए, ठीक है? इसके लिए हम कौन-कौन सी हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी हम रणनीति को बना सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है आज हमें इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनिशन को जान लेते हैं, इसकी अवधारणा को, ठीक है? इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो क्या कहा गया है कि विकलांगता की अवधारणा हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। हम डेफिनेशन की अभी बात कर रहे हैं। तो जब भी विकलांग वर्ड आपके एग्जाम में आए या विकलांगता शब्द, जिसको हम इंग्लिश में डिसेबिलिटी कहते हैं, विकार को हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है? तो जब भी आपके एग्जाम में ये वर्ड आए, ये शब्द आए, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपको ध्यान रखना है कि हम विकलांगता को एक ऐसी स्थिति के रूप में, ठीक है? एक ये स्थिति है, ठीक है? एक ऐसी स्थिति के रूप में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, हम इसको वर्णित करते हैं, जो कि एक लॉन्ग पीरियड तक जाती है, ठीक है? देखो क्या कहा है, विकलांगता को एक ऐसी स्थिति के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं या हम लोग समझते हैं जो कि दीर्घकालिक विकलांगता उत्पन्न करती है, जो दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रभावित करती है। सपोज करो कि कोई बच्चा है, वो बचपन से ही चलने में या फिर उसके पैर जो है थोड़े से टेढ़े हैं और चलने में उसको कठिनाइयाँ आ रही है, तो वो क्या है, वो उसकी दैनिक लाइफ में मतलब उसकी डेली रूटीन के लाइफ में जो एक्टिविटीज़ जो हम लोग कर पा रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को वो नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ वो अब जीवन भर की एक प्रक्रिया रह चुकी है, मतलब उसका पैर अब जीवन भर ऐसा ही रहने वाला है। तो आपको समझना है विकलांगता, डिसेबिलिटी होता क्या है बेसिकली, ठीक है? मुझे उम्मीद है इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद आप इसमें और ऐड कर सकते हो क्या कि विकलांगता मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है? यह अस्थायी और स्थायी भी हो सकता है, परमानेंट और ये नॉन परमानेंट भी हो सकता है, जिसके कारण हमें कार्य करने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है? हम देखो, अगर आप सामान्य हो तो आप अच्छे से चल पा रहे हो, लेकिन वही दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई प्लेयर, ठीक है, जिसके पैर में थोड़ी-सी, मान लो कि उसका पैर का स्थिति जो पोर्शन है वो ठीक नहीं है, ठीक है? वो बच्चा चल नहीं पा रहा है ठीक से, हमारी तरह खेल-कूद नहीं पा रहा है, तो क्या है, ये एक मतलब उसके लाइफ में एक परमानेंट भी हो सकता है और मतलब कि अस्थायी भी हो सकता है, ठीक है? और वो उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगा जो सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसको हमने विकलांगता की अवधारणा या
यानी कि जो डिसेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यही सिखाता है। उसके बाद आप कहो कि यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की गई है क्या, कि सभी प्रकार की विकलांगता, ठीक है, सभी प्रकार की विकलांगता वाले सभी व्यक्तियों को सभी मानव अधिकार और मौलिक अधिकार समान रूप से दिए गए हैं, ठीक है। उन सब का उनको आनंद मिलना चाहिए, ठीक है। जो मौलिक अधिकार हमें है, जो मौलिक स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त है, वही सारी चीज़ें उन व्यक्तियों को भी, उन बच्चों को भी, उन स्पोर्ट्स पर्सन को भी मिलनी चाहिए, जो कि विकलांग है, जो कि किसी न किसी रोग से, किसी न चीज़ से वो ग्रसित है, ठीक है। मतलब उनको भी समान रूप से उन सारी चीज़ों का मतलब सारे अवसर उनको प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, बल्कि हमसे और बेटर चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या? देखो क्या कहता है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करना है आपको कि इंडियन पार्लियामेंट द्वारा 27 दिसंबर 2016 को, कब की डेट यह है? 27 दिसंबर 2016 इंडियन पार्लियामेंट द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी, ठीक है। यहाँ से देखो आरपीडब्ल्यूडी जो है इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर 1 मार्क्स में ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आपको बताना है भाई, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। और इसका कौन सा एक्ट था, कौन सा अधिनियम था? ये 2016, ठीक है। तो ये भारतीय संसद द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उनके विशेष अधिकारों के लिए ये बेसिकली बनाया गया था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इनकी परिभाषा क्या होती है। तो इन्होंने सबसे पहले एक वर्ड दिया जिसको हमने कहा अपंग व्यक्ति, ठीक है? जिसको हमने कहा अपंग व्यक्ति, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई अ, विकलांग व्यक्तियों के लिए जो उनका जो परिभाषा है, अधिनियम के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, वो कौन-सी परिभाषा है? तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी करके अपंग व्यक्ति करके हेडिंग बनाइएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा क्या? कि एक व्यक्ति जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगता से ग्रसित है, वो किसी भी प्रकार से ग्रसित हो सकता है, ठीक है? या तो वो फिजिकली कुछ हो सकता है उसकी बॉडी में, या फिर वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है? तो जो बाधाओं के साथ मिलकर समाज में दूसरों के साथ समान रूप से उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है? तो ये आपको ऐसी डेफिनेशन को आपको हूबहू आपके एग्जाम में अपने आंसर शीट में पेस्ट कर देना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए टॉपिक को लेकर। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की, ठीक है? अब जो टॉपिक हमारा रहने वाला है डिसऑर्डर, यानी कि विकार को हम लोग इंग्लिश में डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में डिसऑर्डर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कभी-कभी डिसऑर्डर वर्ड आपके एग्जाम में दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विकार को हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं, विकलांगता को हम लोग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? देखो क्या कहता है कि विकार की क्या अवधारणा है, यानी कि विकार की अवधारणा पूछा है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है डिसऑर्डर का। तो विकार का इस्तेमाल हम लोग आमतौर पर मानसिक, ठीक है? हम लोग किस लिए करते हैं? हम लोग बेसिकली मानसिक विकलांगता के लिए किया जाता है, जो लोग मेंटली, थोड़े से मेंटली जो लोग डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब का मतलब कि थोड़े वीक कह सकते हो आप, या फिर थोड़े से कमजोर है मानसिक तौर पर मेंटली, ठीक है। विकार वह बीमारी होती है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, ठीक है। देखो ये सबसे डेंजरस होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई भी पर्सन अगर विकार से ग्रसित है, यानी कि मानसिक रोगी है वो, तो आपको भी नहीं पता कि वो कब क्या कर बैठे, ठीक है। कब वो आपके ऊपर अटैक कर बैठे, कब आपसे वो प्यार से बात करे, तो किसी को नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बीमारी होती है बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है। विकार व्यक्ति के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है, ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना। उसकी कार्यक्षमता को कम करता है, शुरुआत में विकार जो है वो सामान्य लगते हैं, लेकिन वो आमतौर पर व्यक्ति के लिए हानिकारक तरीके से बढ़ने लगते हैं। शुरू-शुरू में आपको लगेगा, जब आप किसी भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से मिलोगे, तो आपको लगेगा कि ये कितना थोड़ा-सा मेंटली वीक है, लेकिन ये अच्छा है। लेकिन जब आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो कहीं न कहीं वो आपको अपना हानिकारक रूप भी दिखा देगा, है ना? तो इसलिए आपको विकार की इस अवधारणा को अपने एग्ज़ाम में रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है हमारा? देखो यहाँ पे दिया गया है विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्ति, ठीक है? विकलांग व्यक्ति या दिव्यांगजन स्वीकार्य शब्द रखा गया है, ठीक है? कौन से एक्ट के तहत? तो विकलांगता अधिनियम 2016 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो चिकित्सीय शब्दावली में हम विकार शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और शैक्षिक शब्दावली में जिस जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ठीक है? ये वाला वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मेडिकल लाइन में, मेडिकल चिकित्सीय शब्दावली में विकार के लिए, डिसऑर्डर के लिए हम लोग कौन-सा वर्ड हाँ,
हम लोग मेंटली जो लोग ऐसे चीजों से ग्रसित है उनके लिए हम लोग विकार यूज करते हैं चिकित्सा के शब्दावली में। शैक्षणिक शब्दावली में हम लोग यूज करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं CWSN, ठीक है, CWSN हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। शैक्षणिक शब्दावली में और चिकित्सीय शब्दावली में हम लोग विकार शब्द का यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पर 1 मार्क्स के ध्यान रखना है। पूछ लेगा और नहीं नहीं भी पूछ सकता है, वो उसके ऊपर मूड के ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के। उसके बाद कहा क्या कहता है कि विशेष ओलंपिक, ठीक है। अब हम लोग संगठन के बारे में बात करेंगे कि ऐसे संगठन जो उन बच्चों के लिए, उन विकलांग बच्चों के लिए जो खेल का आयोजन करते हैं, उनसे संबंधित क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें होती है। तो हम अब बात करेंगे विशेष ओलंपिक की। तो सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक, यानी कि विशेष का मतलब स्पेशल। तो इंग्लिश की जगह अगर वो स्पेशल भी ये वाला वर्ड भी लिख गया अगर एग्जाम में आ जाए, तो आपको ध्यान रहना है वो हमसे विशेष ओलंपिक की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कहता है कि स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक और शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों और वयस्कों के लिए होता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है, तो दुनिया का अगर पूछे वर्ल्ड का, ठीक है भाई, वर्ल्ड का बताओ सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है, तो स्पेशल ओलंपिक है, विशेष ओलंपिक है, जो क्या करता है 5 मिलियन प्रतिभागी और 172 देशों को वर्ष भर प्रशिक्षण, यानी कि कितने 5 मिलियन से ज्यादा प्रतिभागियों को, पार्टिसिपेंट्स को और 172 देशों को क्या करता है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आप सोचो इनके पास कितना पैसा होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये दुनिया का भाई सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। उसके बाद विशेष ओलंपिक प्रतियोगिताएं विश्व भर में प्रतिदिन आयोजित की जाती है, ठीक है, जिनमें स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, ठीक है, यानी कि आपका नेशनल लेवल पर होगा, फिर आपका क्षेत्रीय स्तर पर होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रतियोगिताएं शामिल है जो प्रति वर्ष कितना 1 लाख, कितना प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक आयोजन का योग है। तो ये एक साल में कम से कम 1 लाख आयोजन से भी ज्यादा ये लोग प्रतियोगिताएं जो है वो कंडक्ट कराते हैं। तो बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि विशेष ओलंपिक विश्व ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित एक प्रमुख आयोजन है, यहाँ से ये चीज नहीं पूछेगा। उसके बाद विश्व खेल को हम यहाँ से ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, ठीक है। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन जो कि है हमारा, है ना। अब देखो जो वर्ल्ड खेल होते हैं, जो विश्व खेल होते हैं, ठीक है, जो विश्व भर में जो खेल होते हैं वो 2 साल के चक्र में, यानी कि पहला होता है ग्रीष्मकालीन और एक होता है शीतकालीन, यानी कि साल में 2 तरीके से 2 बार आयोजित किए जाते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन समर में हो गया, एक आपका शीतकालीन विंटर में हो गया। अब ये जो है ये खेलों के बीच बीच बारी बारी से होते हैं, जो कि हर चौथे साल दोहराया जाता है, ठीक है। तो 4 साल पर इसको हम रिपीट करते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साल में 2 बार कौन-कौन सा, एक तो समर हो गया, एक विंटर हो गया, शीतकालीन हो गया और ग्रीष्मकालीन हो गया। चौथे साल के बाद इसको रिपीट किया जाता है। और पहला खेल, अगर हम फर्स्ट खेल की बात करें, ठीक है, फर्स्ट पहला खेल की बात करें तो ये 20 जुलाई 1968 को किया गया था। ध्यान रखनी है डेट, पहला खेल कब आयोजित किया गया था, तो 20 जुलाई 1968 को किया गया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिकागो में हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। भाई शिकागो क्या है, आप पूछोगे सर ये शिकागो क्या है? तो शिकागो की जब बात आपके एग्जाम में आ भी गई, तो आपको ये शिकागो के बारे में 1-2 लाइन याद रखना है कि ये हमारा अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का हम कहें भैया शिकागो जो है वो हमारा अमेरिका का तीसरा, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, शहर है, ठीक है, सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, ठीक है। तो सबसे पहले कब आयोजन किया गया था पहले खेल को? 20 जुलाई 1968 को कहाँ किया गया था? तो सर शिकागो में किया गया था। शिकागो के लिए थोड़ी-सी लाइन याद रख लेना कि सर शिकागो जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला तीसरा शहर है, ठीक है? सबसे बड़ा घनी आबादी वाला तीसरा शहर है। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैरालंपिक की बात करते हैं। पैरालंपिक की बात अगर हम करें तो यह ओलंपिक खेल के समान होता है। ओलंपिक खेल के समान होता है, ठीक है। 1960 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। पैरालंपिक का आयोजन कब किया था? तो 1960 में किया गया था। ध्यान रखना है। कहाँ किया गया था? तो सर कहोगे रोम में किया गया था, ठीक है। रोम में किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो बॉन, ठीक है, यानी कि जर्मनी में स्थित है। इस पेज से 3-4 चीजें 1-1 मार्क्स में आ सकती है, तो ध्यान देना है। हम लोग बात कर रहे हैं पैरालंपिक की, ठीक है। पैरालंपिक क्या है? तो 1960 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था।
कहाँ किया गया था? तो सर रोम में किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है सर कहोगे? मुख्यालय इसका हमारा यानी कि बॉन, ठीक है। बॉन कहाँ पे है? तो जर्मनी में स्थित है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पैरालंपिक खेलों के आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक जिम्मेदार होता है, यानी कि इसको आयोजन कराने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इंटरनेशनल पैरालंपिक जिम्मेदार होगा, यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक लेता है, ठीक है। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य कभी कभी हमसे पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आदर्श वाक्य की हम बात करें यानी कि मोटो की बात करें तो स्पिरिट इन मोशन, ठीक है, यानी कि गति में हमारी आत्मा, गति में आत्मा, स्पिरिट इन मोशन। देखो कुछ इस तरीके का इमेज होगा, एग्जाम में आ सकता है, या फिर आपसे आईपीसी की फुल फॉर्म पूछेगा वो, है ना? वो आपसे आईपीसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा। यहाँ पे देख सकते हो आईपीसी, है ना? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी, ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी, आईपीसी, ये इस तरीके का कभी कभी इमेज दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, इस तरीके से। पैरालंपिक के बारे में थोड़ी-सी इंफॉर्मेशन और आपको ध्यान में रखनी है क्या? कि सर पैरालंपिक जो है वो भारत ने 1968 के ग्रीष्मकालीन में, ठीक है, और अपनी शुरुआत करी थी। सबसे प्रथम बार 1968 में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड टाइम 1972 में किया था। पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि भैया बताओ कि भारत ने कब पैरालंपिक में अपनी शुरुआत करी थी? तो 1968 ग्रीष्मकालीन के टाइम पर। दूसरी बार 1972 में लिया था पार्टिसिपेट। उसके बाद 1984 में लिया था, ठीक है, 1984 में लिया था, ठीक है, और तब से देश ने ग्रीष्मकालीन खेलों के हर संस्करण में भाग लिया है। इसने कभी भी शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं लिया है। ये चीजें हैं, ये ध्यान रखनी है। क्या भारत ने कभी शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में भाग लिया है? तो अभी तक नहीं लिया है, तो बता देना बिल्कुल भी नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद पैरालंपिक में भारत का पहला पदक, अब देखो पार्टिसिपेट तो कर ही रहे थे लेकिन जीत नहीं रहे थे, तो जीता कब इन्होंने? तो 1974 में की जीता था। तो 1974 के खेलों में आया था। मुरलीकांत पेटकर, इनके ऊपर एक पिक्चर बनी है, ठीक है, जिसका नाम है चंदू चैंपियन, जिसमें कार्तिक आर्यन ने महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरालंपिक में भारत को पहला पदक 1974 के खेलों में आया था। मुरलीकांत पेटकर लेकर आए थे। कौन से खेल में? तो तैराकी में सर ये लेकर आए थे। तो आपको ये चीजें भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। कौन सा पदक आया था? तो स्वर्ण पदक आया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर इस स्लाइड से, इस पेज से दो तीन चीजें जो मैंने बताई थी वो यही रहने वाली है कि भारत ने कब कब पार्टिसिपेट किया। तो भारत ने सबसे पहले 1968 में पार्टिसिपेट किया था, ग्रीष्मकालीन खेल चल रहे थे उस टाइम पे। दूसरी बार 1972 में पार्टिसिपेट किया था। तीसरी बार तीसरी बार 1984 में पार्टिसिपेट किया था। और भारत को पहला पदक कब मिला? तो 1974 के खेलों में मिला था। कौन लेकर आए थे? मुरलीकांत पेटकर लेकर आए थे। कौन से खेल में? तैराकी में लेकर आए थे। कौन सा पदक लाए थे? तो स्वर्ण पदक लाए थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको और ऐड कर लेना है इसी चीज से, क्या कि भैया भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 के खेलों में रहा है, ठीक है, मतलब कि अभी तक का सबसे बेस्ट, हम बोले बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो सर 2020 में, 2020 में, 2020 एक बिस्किट भी आता है, तो 2020 के खेलों में इसने अ, बहुत अच्छा इसका पदक मतलब प्रदर्शन रहा है, जिसमें भारत ने 19 पदक जीते थे। हम कहेंगे सर 19 में से 5 तो स्वर्ण थे, 8 रजत थे और 6 कांस्य थे। ये रजत रजत दलाल की बात नहीं हो रही है, रजत पदक की बात हो रही है, ठीक है। तो 19 पदक में से 5 हमने स्वर्ण जीते थे, 8 रजत लेकर आए थे हम लोग। देखो 1 रजत अभी भारी है पूरी उस पे, और हम लोग 8 रजत 2020 में लेकर आए थे, ठीक है, और 6 कांस्य हम लेकर आए थे। साथ ही साथ हम इसके साथ 24वें स्थान पर थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में की अगर हम बात करें तो यहाँ से इस स्लाइड से ओवरऑल 10 एमसीक्यूज आपके उठकर एग्जाम में आ जाएंगे। तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट मैं बोलूंगा कि आप ले लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। और जिन बच्चों ने चंदू चैंपियन मूवी नहीं देखी है, मुरलीकांत पेटकर के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता है, वो एक बार उनको भी देख ले, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भारत ने कब 1974 में, ठीक है, पहला पदक कौन लेके आया था? ये बंदा लेके आया था। ये तो डुप्लीकेट हो गया, इसने तो रोल प्ले किया है। ये वाले जो बंदे थे, ठीक है, ये लेकर आए थे, ठीक है। और स्वर्ण पदक हमारा फर्स्ट टाइम आया था। यहाँ से और कुछ नहीं आएगा आपका। डेफलिम्पिक्स की बात करते हैं। यहाँ से दो तीन चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है डेफलिम्पिक्स के बारे में। देखो डेफलिम्पिक्स की जब हम बात करेंगे तो डेफलिम्पिक्स जो है वो बाधिर एथलीटों के लिए कराए जाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे एथलीट जो सुनने में कहीं ना कहीं कम है और नहीं सुन, मतलब ना के बराबर सुनते हो, वो चीजें ध्यान देना है।
पहले इन्हें बाधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल कहा जाता था। इन खेलों का आयोजन प्रथम आयोजन से ही बाधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति द्वारा किया जाता है। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बाधिरों के लिए जो खेल आयोजन कौन करता है, तो सर अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति, ठीक है। कौन करता है, तो सर अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति करता है, ठीक है। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति द्वारा अनुमोदित, ये छोड़ दो। बाधिर ओलंपियन को आवाजों से निर्देशित नहीं किया जाता। अब ये आप ही बताओ कि मैं सुन नहीं सकता और आप मुझे आवाज दे रहे हो, आप मुझे कह रहे हो, सपोज करो मैं एथलीट हूँ और मैं सुन नहीं सकता, आपने मुझे आवाज दिया भागो, तो क्या मैं भागूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो सुन ही नहीं पा रहा। तो क्या कहा गया है कि बाधिर ओलंपियन को आवाजों से निर्देशित नहीं करे मतलब नहीं किया जाता, ठीक है। उनके लिए हम लोग स्टारर का यूज करते हैं, स्टारर गन का यूज करते हैं, हम उनको गन दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बुल हॉर्न हो गया, आपका कमांड हो गया, रेफरी हो गया, सीटी हो गया, तो इन सारी चीजों से हम लोग उनको निर्देश देते हैं कि अब आपको एक्टिविटी करनी है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि डेफ ओलंपिक्स 1924 में पेरिस में सर्वप्रथम आयोजित किए गए थे, ठीक है। और विकलांग एथलीटों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन भी था, ठीक है। तो विकलांग, ठीक है, तो विकलांग एथलीटों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय खेल कौन सा था, तो डेफ ओलंपिक्स का ही था। 1924 प्रथम बार आयोजित किए गए थे, पेरिस में किया गया था, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। डेफ ओलंपिक के बाद हम बात करें तो डेफ ओलंपिक शीतकालीन खेल 1949 में जोड़े गए और इन खेलों की शुरुआत 148 एथलीटों के एक छोटे से ग्रुप के साथ हुई थी, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, यहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा कि डेफ ओलंपिक को कब मतलब कि उसमें शामिल किया गया था, तो आप कहोगे सर शीतकालीन खेल 1949 में इनको ऐड किया गया था, जोड़े गए थे। 148 एथलीटों के एक छोटे से ग्रुप के साथ इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि खेलों के लिए आहारता प्राप्त करने के लिए एथलीटों को अपने बेहतर कान में कम से कम 55 डीबी, यानी कि 55 डीबी, ठीक है, 55 डीबी, 55 डीबी की श्रवण हानि होनी चाहिए। श्रवण यंत्र, कॉक्लियर हो गया, इम्प्लांट इन प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते। इन सारी चीजों का आप ये जो चीजें हैं वो आप यूज नहीं कर सकते। अगर हम डेफ ओलंपिक के आदर्श वाक्य की बात करें, हम आदर्श वाक्य यानी कि मोटो की बात करें, तो कहोगे सर इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स यानी कि आदर्श वाक्य क्या है, खेल के माध्यम से हम लोग समानता, खेल के माध्यम से समानता इसका आदर्श वाक्य हो गया। डेफ ओलंपिक्स को ध्वनि द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता। एथलीटों को संबोधित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करते हैं। फुटबॉल में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो झंडे का यूज किया जाता है इनको मतलब एथलीटों के लिए। स्टारर गन हो गया इस तरीके से, ठीक है। पिस्तौल के बजाय हम लोग लाइट का भी कभी-कभी यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग देख तो पाएंगे ना कि भाई लाइट जली तो हमें भागना है, ठीक है, लाइट जली तो हमें भागना है। ये भी उड़ गया था अभी आपको समझाने के चक्कर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खेलों में वर्गीकरण और विभाजन क्यों जरूरी होता है। देखो, खेलों की दुनिया में वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन और विभाजन, डिवाइडेशन क्यों जरूरी है। अगर सपोज करो कि मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं सुन पाता हूँ और दूसरे व्यक्ति कोई मुझसे ज्यादा अच्छा सुन पाता है, अगर वो मेरे साथ प्रतियोगिता में रहेगा तो ऑब्वियसली वो जीत जाएगा। तो क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें एक जैसे खिलाड़ी निकल कर सामने आ सके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग, और साथ ही साथ फेयर गेम प्ले हो सके, है ना, कि भाई कहीं कल को ये ना हो कि भाई वो ज़्यादा मजबूत था, ये ज़्यादा वीक थे, तो ये एक तरफ़ा मैच हो गया, ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता हूँ, तो मेरे साथ वही पार्टिसिपेट करेगा जो बिल्कुल नहीं सुन सकता है, ठीक है? तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, विभाजन करते हैं, ठीक है? तो वर्गीकरण से आपको तात्पर्य क्या है? तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जिसमें एथलीटों को उनके कौशल स्तर के बजाय उनकी कार्यात्मक क्षमताओं, विकलांगताओं या विशेषताओं के आधार पर समूहीकृत किया जाता है, ठीक है? यानी कि हम उनको उनके स्किल पर नहीं बल्कि उनकी विकलांगता के आधार पर हम उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करें जिसमें सामान्य अवसर उपलब्ध हो सके, ठीक है? इतना आपको इस चीज़ों में ध्यान देना है। वर्गीकरण का लक्ष्य क्या होता है? तो समावेशन, ठीक है? वर्गीकरण का लक्ष्य समावेशिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना होता है कि सारे लोग समान रूप से पार्टिसिपेट करें और जो हमारा खेल हो बिल्कुल निष्पक्ष हो। निष्पक्ष मतलब कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीटिंग के फेयर गेम कराए जा सके, ठीक है? जिसमें विकलांग या भिन्न योग्यता वाले एथलीटों को अपने-अपने खेलों में भाग लेने और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
डिविजनिंग की बात करें, ठीक है ना, विभाजन की अगर हम बात करें, तो एथलीटों को उनके वर्गीकरण के आधार पर विशिष्ट डिवीजन या वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग डिवाइड करते हैं उनको, ठीक है। इससे हमें यह सुनिश्चित होता है कि प्रतियोगिताएं इस प्रकार संरचित हो कि उनमें विभिन्न स्तरों की योग्यताओं को समायोजित किया जा सके, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है योग्यताएं उसमें हम ऐड कर सके। एग्जाम्पल भी दिया गया यहाँ पर आपके लिए। उदाहरण के लिए पैरालंपिक खेलों में एथलीटों को उनकी शारीरिक, दृश्य या बौद्धिक क्षमता के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। ये रहने दो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वर्गीकरण और विभाजन की प्रक्रिया में विशेषज्ञ चिकित्सक, ठीक है, क्या क्या हाँ, इस प्रक्रिया में आप विशेषज्ञ हो गया, चिकित्सक हो गया, पेशेवर, ठीक है, शासी निकाय शामिल होते हैं जो स्थापित मानदंडों के आधार पर, यानी कि उनका एक मानदंड होता है कि भई ये अहार्ताएँ हैं, इस खेल में अगर आपको आना है तो ये सारी अहार्ताएँ हैं, ठीक है? एथलीटों को मूल्यांकन करना, उनका इवैल्यूएशन करते हैं ये सारे, फिर उनका वर्गीकरण करने के लिए मिलकर काम करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट होंगे आपके, है ना? चिकित्सक होंगे जो चेक करेंगे कि भई ये सही में उस प्रतियोगिता के काबिल है भी या नहीं, है ना? तो वर्गीकरण और विभाजन जो है खेलों में आवश्यक तत्व है जो समावेशिता की भावना को बढ़ाते हैं। एथलीटों को उनकी क्षमताओं को परवाह किए बिना, ठीक है ना, अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धाओं को, ठीक है, करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। तो ये निष्कर्ष की लाइन ना आप हूबहू अपने एग्ज़ाम में लिख देना। अगर विभाजन और वर्गीकरण का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो ये हूबहू लाइन लास्ट में आप ये लिख देना, ऊपर आप कुछ भी लिख देना, नीचे ये लाइन ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि निष्कर्ष ना आपके आंसर को जस्टिफाई करता है कि आपने पूरा ऊपर के बारे में क्या लिखा है। अगर ऊपर कुछ भी लिख दो निष्कर्ष आपका बेस्ट होना चाहिए। लेकिन आप टॉपिक समझ में आ गया तो बेसिकली आप अच्छे से कर ही दोगे, ठीक है? अच्छा, इनके मानदंड क्या-क्या है? तो यहाँ पर एज ग्रुप दिए गए हैं कि भई कुछ इस प्रकार के उनके एज ग्रुप होने चाहिए, ठीक है ना? ठीक है? ये उनकी क्षमताएँ होनी चाहिए, फीमेल, मेल कौन से अ, उससे रे संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें रखना है। खेलों में समावेशन की अवधारणा, इसकी आवश्यकता और कार्यान्वयन, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, अगला टॉपिक हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि शारीरिक शिक्षा में जो समावेशन होता है ना? फिज़िकल एजुकेशन में जो समावेशन होता है, विकलांग विद्यार्थियों को अपने सामाजिक कौशल को बढ़ाना और मित्र बनाने में मदद करता है, ठीक है? देखो, फिजिकल एजुकेशन में यानी कि शारीरिक शिक्षा में जो समावेशन है, खासकर विकलांग बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि देखो, अगर मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक है? और दूसरी ओर कोई विकलांग एथलीट है, क्या वो मुझे अपना दोस्त बनाएगा? नहीं, क्योंकि वो भी ऐसा ही अपना कोई दोस्त ढूँढेगा, जो उसी की तरह बिहेव करता हो, उसी की तरह वो मतलब कि दिखने में, मतलब सोचने में, समझने में। सपोज़ करो मैं देख नहीं सकता, तो क्या मैं ऐसे लोगों को दोस्त बनाऊँगा जो मेरी बात मतलब जो प्रॉपर देख सकते हैं। मैं भी वैसे लोगों को ढूँढूँगा जो मेरी बातों को समझ सके, ठीक है? अब मैं बातें अगर मैं बोल नहीं सकता, मैं इशारों से बात करता हूँ, तो मैं भी ऐसा ही दोस्त ढूँढूँगा जो भी इशारों से बात करे, ठीक है? तो इसलिए समावेशन ज़रूरी होता है ताकि जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग एथलीट, विकलांग लोग आपस में मित्र बना सके, आपस में अपने दोस्त बना सके, है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है, ठीक है? छात्रों को मिलकर काम करना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? छात्रों को मिलकर काम करना इसमें सिखाया जाता है समावेशन में कि आपको बिल्कुल साथ में मिलकर काम करना है, आपको ग्रुप एक्टिविटी करनी है, सभी छात्रों के बीच सीखने और खोज को प्रोत्साहित करने हैं, ठीक है? चाहे उनकी क्षमताएँ कुछ भी हो, ठीक है? उनकी एबिलिटी कुछ भी हो, सबको ये सिखाया जाता है कि आप सब मिलकर काम करो, आप सब मिलकर काम करें, ठीक है? ये सारी चीज़ें समावेशन कार्यान्वयन में आ जाएगा। अब देखो स्कूल प्रधानाचार्यों का सहयोग भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग ऐड कर देना कि स्कूल के टीचर हो गए, स्कूल स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है? वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अब मैं इस स्लाइड को देखो, स्कूल प्रधानाचार्य आप ऐड कर देना कि इनके सहयोग करना चाहिए, ठीक है? सभी स्टाफ सदस्य आप इसमें ऐड करोगे कि सारे स्टाफ सदस्य हो गए, विशेष शिक्षा शिक्षक हो गए, ठीक है? हुँ। इन सबको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि विकलांग बच्चे, विकलांग एथलीट आपस में सहयोग की भावना को और ज़्यादा ऊपर कर सके, है ना? समावेशन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी आवश्यकताएँ होती है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे आवश्यक फीचर हमें चाहिए जो इन सारी चीज़ों को डे बाय डे इंक्रीज़ कर सके, ठीक है? उसके बाद हम विद्यालय परामर्शदाता को एक बार देख लेते हैं। तो विशेष शिक्षा परामर्शदाता प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं ताकि वो यह देख सके, यह सुनिश्चित कर सके कि उन्हें शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक ठीक है? वो लोग ये चेक करते हैं कि सारे बच्चे, ठीक है ना, एजुकेशनल, ठीक है ना,
पर्सनल, इंडिविजुअल और मतलब कि सोशल, इन सारी चीजों के करियर विकास के क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्च सेवाएं दे सके, सर्वोच्च क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता को ये लोग उपलब्ध यानी कि प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा अध्यापक की हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का यहाँ पे क्या रोल होगा, वो ऐसे मतलब सपोज करो कि मैं अ, देख नहीं सकता हूँ, तो मुझे ऐसे खेल कराए जाने चाहिए ताकि जिसमें मेरा इंटरेस्ट और हो सके। फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या काम होता है, वो बच्चों की भावनाओं को समझे और उन बच्चों की भावनाओं को समझकर वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि सारे बच्चे आपस में मिल-जुल कर उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब देखो पार्टिसिपेट एक्टिविटी में करेंगे तो ऑब्वियसली दोस्त भी बनाएँगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। वाक चिकित्सक हो गया, ठीक है? वाक चिकित्सक यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट भी हम कभी-कभी इसको कहते हैं, तो आ सकता है क्वेश्चन में कि इसको कौन-कौन से नामों से हम लोग जानते हैं? तो वाक चिकित्सक को हम लोग स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं, ठीक है ना? स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, स्पीच टीचर कहते हैं। तो 3-4 नाम हो गया, भाषण शिक्षक हो गया, सबसे शुद्ध हिंदी लो तुम, भाषण शिक्षक, है ना? आप ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गया वाक चिकित्सक के बारे में, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। विशेष अभ्यासिका गुरु, तो विशेष शिक्षक उन कक्षा या संसाधन केंद्रों में काम करते हैं जिनमें केवल विकलांग छात्र ही शामिल होते हैं। तो ये स्पेशल जो टीचर होता है, जो स्पेशल टीचर होता है, ये उसी सेंटर में, उसी स्कूल में रहते हैं जहाँ पर केवल विकलांग, केवल डिसेबिलिटी वाले, डिसऑर्डर वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है? यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्या कि विकलांगता वाले छात्र सामान्य शिक्षा के छात्रों के साथ कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, जिन्हें हम समावेशी कक्षाएँ कहते हैं। पूछेगा आपसे एग्ज़ामिनर ये कि समावेशी कक्षा क्या होती है? बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा है मैंने, एग्ज़ामिनर ने पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है समावेशी कक्षा किन्हें कहते हैं? तो विकलांगता वाले छात्र सामान्य शिक्षा के छात्रों के साथ कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, जिन्हें हम समावेशी कक्षा कहते हैं। यानी कि अगर मेरे साथ विकलांग व्यक्ति भी क्लास में बैठ सकता है, उसको हमने समावेशी कक्षा कहा। जहाँ पे सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे आपस में मिलकर बैठ जाते हैं, उन्हें समावेशी कक्षा कहा जाता है, ठीक है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के क्या-क्या लाभ हैं? लाभों को एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन-कौन से लाभ होंगे। कोई बच्चा विकलांग है तो उसको अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कराएँ, तो कौन-कौन से लाभ उसको मिलेंगे? तो खेल भावना को बढ़ावा मिलेगा, सीडब्ल्यूएसएन में जीवन भर कार्यात्मक रूप से सक्रिय रहने की क्षमता बिल्ड होगी, ठीक है? सामाजिक संपर्क में सुधार होगा, वो लोग सोशलाइज़ होंगे लोगों के साथ, भावनात्मक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, संज्ञानात्मक लाभ यानी कि शारीरिक गतिविधियाँ उनकी इम्प्रूव हो जाएगी, है ना? 4-5 अब देखो कितने हैं, कितने दिए गए हैं? 7, 8, 10 दिए गए हैं, तो कोई से भी 5 अच्छे से याद कर लेना। यानी कि फिटनेस का लेवल बढ़ेगा, द्वितीयक स्वास्थ्य में कमी आएगी उनकी, ठीक है ना? नियमित शारीरिक गतिविधियाँ, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है ना? और मधुमेह जैसी माध्यमिक स्वास्थ्य जटिलताओं को ये कम करेगा, उनमें ऐसी बीमारियाँ कम आएगी अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अनुशासन को बिल्ड करेगा, नियमितता बनाए रखेगा, ठीक है? ठीक है, इनके कौन-कौन से लाभ होंगे? अगर ये सारे एक्टिविटी ये करते हैं तो कौन-कौन से? तो सबसे पहले चिकित्सक जाँच आप कहोगे, कहोगे आप चिकित्सक जाँच, सर चिकित्सक जाँच। यदि हम चाहते हैं कि शारीरिक गतिविधियाँ उनके लिए सुलभ हो तो हमें बच्चों की विकलांगता के प्रकार को समझना होगा। बिल्कुल सही बात। अगर हमें अगर हम चाहते हैं कि उनको फिज़िकल एक्टिविटी के लाभ मिल सके, अगर हमारा अच्छा मन है हम चाहते हैं कि उनको लाभ मिल सके, तो हम क्या करेंगे उसकी विकलांगता की टाइप को समझेंगे कि भई वो कौन से विकलांगता से ग्रसित है, ठीक है? क्योंकि बिना मेडिकल उनकी बिना जाँच किए हम उनको कोई से भी दूसरी एक्टिविटी तो करा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो चिकित्सा जाँच है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमें समझना होगा कि बच्चों की विकलांगता के प्रकार को, ठीक है ना? ये कि वो कौन से प्रकार से हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम प्रकार को नहीं समझेंगे तो हम पूरी मेडिकल जाँच नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और मेडिकल जाँच नहीं कर पाएँगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि भई हमें इसको कौन-कौन सी एक्टिविटी करानी है, कौन-कौन सी हम इसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराएँ, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। रुचियों पर आधारित गतिविधियाँ, हमें बच्चों को उनसे उनकी रुचि के आधार पर यानी कि उनका रुचि बोले तो इंटरेस्ट, ठीक है? कि भई उन बच्चों का इंटरेस्ट किस पे है, ठीक है? सपोज़ करो कि उनका इंटरेस्ट फुटबॉल खेलने में है, आप उनको क्रिकेट खिला रहे हो, तो क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो बच्चों के हमें इंटरेस्ट पर भी काम करना है, रुचि पर भी काम करना है, ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विभिन्न अनुदेशात्मक रणनीति, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स की रणनीतियों का भी हमें बिल्ड अप करना है।
नियमों में संशोधन करना है कि बच्चों की ज़रूरतों क्या कहता है कि बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से नियमों में बदलाव हम कर सकते हैं। उन्हें अतिरिक्त समय दिया जा सकता है या शारीरिक गतिविधि कम करने का मौका दिया जा सकता है। यानी कि बच्चे अगर और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम समय बढ़ा देंगे, ठीक है? हम कहेंगे खेलो, खेलो, पूरा खेलो। विशिष्ट वातावरण, ठीक है? हम एक ऐसा एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है? जिसमें बच्चों के लिए जगह सीमित होनी चाहिए, ठीक है? ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चों के मामले में उन्हें विशिष्ट जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि उन्हें आराम करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है भाई? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपकी इस वीडियो में और मैं उम्मीद करता हूँ सारी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गए होंगे। ठीक है? बस ये वीडियो आज यहीं पे खत्म होती है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और वो भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।